Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is homeopathic treatment of the hepatitis A. First of all, we should take a fast review of previous lecture of hepatitis A, and then we will continue our today's lecture of homeopathic treatment of the hepatitis A. Hepatitis A, as we learned, caused by HAV यानी हेपेटाइटिस ए वायरस. इट इज़ हाईली कॉन्टीजियस डिजीज़, यानी इंतहाई मुतअद्दी बीमारी है. मोस्ट कॉमन है जितने भी हेपेटाइटिस हैं ए बी सी डी और ई में, जो मोस्ट कॉमन है वो हेपेटाइटिस ए है. स्प्रेड होता है थ्रू ओरोफिकल रूट, यानी जो कॉन्टामिनेटेड जो चीज़ होती है कोई भी, वो हम ना हेपेटाइटिस ए का जो मरीज़ होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो थ्रू माउथ हम HAV वायरस को इंजेस्ट करते हैं. हाउ? लेट्स सपोज हेपेटाइटिस ए का मरीज़ जो होता है वो वॉशरूम यूज़ करता है. आफ्टर यूजिंग वॉशरूम वो प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं करता, हाथ साफ नहीं करता, हाथ नहीं धोता, और वॉशरूम के दरवाजे पे आके कुंडी खोलता है दरवाजे का. अब वो अपने हाथ से, उसके हाथ में HAV वायरस होता है, वो कुंडी तक पहुंच जाता है, यानी कुंडी कंटामिनेटेड हो जाता है. जिस भी चीज़ को वो, फूड को या बर्तन को, किसी भी चीज़ को वो हाथ लगाता है, उसने हाथ नहीं धोए होते, तो वो उस चीज़ को कंटामिनेटेड करता जाता है. अब दूसरा बंदा आता है, वो वॉशरूम यूज़ करने के लिए कुंडी को खोलता है. अब वो कुंडी खोलता है, उसके हाथों को ना HAV वायरस ना वो पहुंच जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है. अब वो ना मुंह को हाथ लगाता है, ऐसे खुजली करता है, या कोई दांत को हाथ लगाता है, तो अब वो थ्रू ओरोफिकल यानी थ्रू माउथ वो HAV वायरस को इंजेस्ट कर लेता है. और वो इंजेस्ट होने के बाद सीधा आता है मैदे में, मैदे से ड्यूडिनम में, ड्यूडिनम से पोर्टल वेन, पोर्टल वेन से लीवर, लीवर से लीवर का एज वी लर्न कि ये लोब्यूलर है, क्लासिक लोब्यूल का जो पोर्टल इनपुट होता है, थ्रू पोर्टल इनपुट पहुंचता है साइनोसाइड वाइट बोर कैपिलरीज ऑफ द क्लासिक लोब्यूल ऑफ द लीवर. लीवर के अंदर जो कुप्फर सेल्स होते हैं इधर, और जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, उनको करता है इंजर्ड. आप वो इंजर्ड होते हैं तो होता है इन्फ्लेमेशन, और दिस इज़ व्हाट वी कॉल ना हेपेटाइटिस ए. अब ये ड्यू टू HAV यानी हेपेटाइटिस ए वायरस होता है, आप इसलिए इसको हेपेटाइटिस ए कहते हैं. अब अगर यही जो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन कोई और वायरस करता है, हालांकि हर वायरस का अपना रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है, राइट, सब ओरोफिकल नहीं होते, सिर्फ ए और ई ओरोफिकल हैं, बाकी ओरोफिकल नहीं है. लेकिन ये सारा जो इन्फेक्शन, आप जो वायरस इन्फ्लेम करता है लीवर को, उस हिसाब से उसको हेपेटाइटिस ए बी सी डी और यानी HCV HBS और HAV कहते हैं. ये सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है. इट डज नॉट लीड टू CLD यानी क्रॉनिक लीवर डिजीज़ को ये नहीं काज करता. HCC हिपाटोसेलुलर कार्सिनोमा को ये काज नहीं करता. लीवर सिरोसिस को नहीं काज करता. राइट. प्रॉपर हैंड वॉशिंग इज़ योर बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट द HAV वायरस एज वी लर्न. ठीक है. क्लिनिकल फीचर्स वहाँ हमने देखी, 3 हिस्सों में हमने तकसीम किया क्लिनिकल फीचर्स को. नंबर 1 प्री एक्ट्रिक, नंबर 2 एक्ट्रिक, नंबर 3 रिकवरी फेज यानी प्री एक्ट्रिक यानी जॉन्डिस से पहले, एक्ट्रिक यानी जॉन्डिस के बाद, और ना रिकवरी यानी जब बहाली होती है, जिस्म रिकवर करता है और जो डिक्लाइन होता है, रिटर्न होता है हेपेटाइट का. दिस इज ये चीज़ें हमने वहाँ लर्न की. आप ना जो डायग्नोसिस में हम आए, डायग्नोसिस में हमने तक सबसे पहले ना सीरोलॉजी में जो एंटी हेपेटाइटिस ए जो एंटीबॉडी होता है IgM, सबसे पहले ना जब आप एक्वायर्ड करते हैं हेपेटाइटिस ए के वायरस को, आप जब ये आप एक्वायर्ड करते हैं तो ये पहले वीक के अंदर आपका ये दिफाई प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन M ये बन जाता है. इस वजह से सीरोलॉजी है जो है ये हेपेटाइटिस ए का एंटीबॉडी की डिटेक्शन, ये स्पेसिफिक और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है हेपेटाइटिस ए के लिए, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में ना आप डिटेक्ट कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं डिजीज़ को, वहाँ से आप उसको रिवर्स करने में कामयाब होते हैं. आप ना पहले हफ्ते में क्या होता है IgM एंटीबॉडी बनता है,
और उसके बाद ना ये ख़त्म होता है 3 से 6 हफ्तों में, और उसके बाद दूसरा एंटीबॉडी बनता है विच इज़ नोन एज IgG, जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस को शो करता है, जो बीमारी के 1 माह के बाद बनता है और सालों ना ये एंटीबॉडी रहता है। अब ना ये चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में लर्न की, तो आज हमने क्या करना है, आज हमने हेपेटाइटिस A का जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका अब हल क्या होगा, वो हमने आज सीखना है। तो एज वी लर्न के जो हेपेटाइटिस A है ये सेल्फ लिमिटेड है, लेकिन ये जो होम्योपैथी है, ये स्कूल ऑफ मेडिसिन है, इसके अंदर ये ताकत मौजूद है कि ये इसका जो ड्यूरेशन है इसको शॉर्टकट कर दे। अब इसका जो तबई उम्र है उससे पहले इसको मारने की सलाहियत रखता है होम्योपैथी। ये वाइड स्कूल ऑफ मेडिसिन है जो मैनेज नहीं करता बल्कि ट्रीट करता है। ठीक है जी। तो हमने जो प्लान बनाया है आज के लेक्चर का, वो उसका मैं आपको एक प्रीव्यू दूँ 2-3 पॉइंट्स में, और उसके बाद ना हम डिटेल पढ़ते हैं। हमने फ्रंट लाइन जो है, जो हमारी प्रैक्टिस की मेडिसिन है, वो हमने तकरीबन ये 8-9 मेडिसिन आपसे डिस्कस करनी है आज, 8-9 मेडिसिन अप्रॉक्सीमेटली। अब उसके बाद सेकंड लाइन हमने 2-3 मेडिसिन आपसे डिस्कस करनी है अपनी प्रैक्टिस की। और जब आपका केस फंसता है, आपका मरीज़ कुछ इम्प्रूव होके, अब रिकवरी जो होती है, इम्प्रूवमेंट रुकती है, या आपकी दवाई काम नहीं करती, देन व्हाट शुड बी डन। तो इंटरकरंट आपने इस्तेमाल करने होते हैं। तो इंटरकरंट तीसरा ग्रुप हमने रखा है फ्रंट लाइन, सेकंड लाइन, और थर्ड हमने इंटरकरंट रखा है। इंटरकरंट को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वो है एक कन्फ्यूजन, जो गलत कॉन्सेप्ट है, मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ कि एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ नो सोर्स और एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ मियाज़म्स। ये अलग अलग डॉक्ट्रिन हैं, अलग अलग नज़रिए हैं। सो डोंट कंफ्यूज डॉक्ट्रिन ऑफ नो सोर्स विद डॉक्ट्रिन ऑफ मियाज़म, राइट? डॉक्ट्रिन ऑफ नो सोर्स इज समथिंग एल्स वाइल डॉक्ट्रिन ऑफ मियाज़म समथिंग एल्स। अब मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स हैं, जैसे कि हर सिस्टम में होते हैं, तो हमारे सिस्टम में मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स का मुख्तलिफ ख्याल होता है। कैंट का मैं फॉलोअर हूँ, लेकिन मैं चूँकि साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं हेयरम को भी फॉलो करता हूँ, हानीमैन को भी करता हूँ, तो लिपि को भी करता हूँ, बर्नट को भी करता हूँ, बोरिक को भी करता हूँ। यहाँ आप ट्यूबरकुलिनियम पढ़ें, जो मटीरियल मीडिका पे लेक्चर्स मौजूद हैं कैंट के, तो वहाँ वो डॉक्ट्रिन ऑफ नो सोर्ट के बारे में लिखता है कि सो कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ नो सोर्ट, मतलब वो इत्तेफाक नहीं करता। मैं करता हूँ इत्तेफाक। मैं डॉक्ट्रिन ऑफ नो सोर्ट का बहुत हामी हूँ और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ इसका। लेकिन यहाँ आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्ट्रिन ऑफ मियाज़म्स को कैंट मानता था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ नो सोर्ट्स को आप डॉक्ट्रिन ऑफ मियाज़म के साथ आप ना मिक्स ना करें, इसको कंफ्यूज ना करें। तो हमने इंटरकरंट को 2 हिस्से उसके बनाए, एक डॉक्ट्रिन ऑफ नो सोर्स और एक डॉक्ट्रिन ऑफ मियाज़म। ये बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारे हमारे पास नो सोर्स मौजूद हैं और बहुत सारे हमारे पास एंटी मियाज़मेटिक मौजूद हैं, एंटीसोरिक हमारे पास मौजूद हैं, एंटीसिफ्लिटिक हमारे पास मौजूद हैं, एंटी ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास मौजूद हैं, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन हमारे पास मौजूद हैं, और ट्राइमियाज़मेटिक मेडिसिन हमारे पास मौजूद हैं, और बेतहाशा नो सोर्स हमारे पास मौजूद हैं। आज तो बहुत सारे नो सोर्स आ गए हैं, ठीक, जो साइटोमेगालो वायरस भी आ गया है, टॉक्सो भी आ गया है, आगे हमने और डिस्कस करना है। लेकिन हमने कुछ 4-5 आपके लिए इधर नोसोड रखे हैं जो हम अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और 2 हमने आपको के लिए हेपेटाइटिस ए से मुतालिका, बल्कि जो जितने भी लीवर अफेक्शंस हैं इससे मुतालिका हमने 2 आपके लिए एंटी मियाज़मेटिक रखे हैं, जिसमें एक जो है ना वो सूरा का किंग है और दूसरा जो है ना वो ट्राइमेज़मेटिक है, 3 मियाज़म्स को कवर करता है, बहुत ही बड़ी रेमेडी है, पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। वो हमने आपसे डिस्कस करनी है कि जब आपका केस फेल होता है या आपका इम्प्रूवमेंट रुकता है तो आपने क्या करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट लाइन मेडिसिन। सबसे पहले मैं आपको वो लिस्ट बताऊं कि जो लिस्ट हमने आपके लिए बनाया है। लिस्ट तो बहुत बड़े बड़े लिस्ट आपके रिपोर्ट्स में मौजूद है, लेकिन मैं आज इसके सेशन में वो लिस्ट आपसे शेयर करना चाहूँगा जो मेरी प्रैक्टिस में है, विच आई हैव कन्फर्म इन माई ओवर डिकेड होम्योपैथिक प्रैक्टिस। तो
सबसे पहले जो इन्फ्लेमेशन की दवाई आएगी हमारे फ्रंट लाइन में, वो एकोनाइट है। वो हमने करना है कि उसको हमने कैसे उसकी सिलेक्शन करनी है, हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट, हाउ कैन वी डायग्नोज कि द पेशेंट, ये पेशेंट जो है ये एकोनाइट का मरीज़ है, और एकोनाइट से हम कैसे हेपेटाइटिस ए को ओवरकम कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो दवाई है वो आर्सेनिकामेब है, तीसरा बेलेडोना है, चौथा चिलिडोनियम है, पांचवा लाइको है, और छठा मैग्नीशियम मेवर, सातवां नेट्रम सल्फ, आठवां नक्स, और नौवां सिफलिनियम। ये फ्रंट लाइन पे हमने रखा है। और सेकंड लाइन में हमने आपके लिए रखा है लॉक्सो स्केलिस लिएटा, जो एक सारकोड है, जो हमने आपको उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, जो हमने बोन नेट मटेरिया मेडिका से लिया और आपको इंट्रोड्यूस करवाना है उससे। दूसरा हमने क्या करना है, वहाँ कार्डासमार एक दवाई है हमारी, वो सेकंड लाइन में हमने रखी है, वो हमने आपको उसके बारे में बताना है। और तीसरा हमने च्यूनेंथिस के बारे में, सेकंड लाइन हमने च्यूनेंथिस दवाई रखी है। और उसके बाद जो हमने यहाँ दवाई रखी है वो है मायरिका। ये 4 दवाइयाँ हो गई। और एक हमने आपके लिए रखा है टॉक्सोगोंदी, विच इज़ नोसोड, बेसिकली जो नोसोड है वो नोसोड हमने आपके लिए रखा है। तो 5 जो जूलियन है, जूलियन मटेरिया मेडिका से हमने लिया जूलियन, राइट, ये टॉक्सो हमने वहाँ से लिया, और लॉक्सो स्केलिस लिएटा हमने बोनेट मटेरिया मेडिका से लिया। तो वहाँ आप देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं आप ना, उसका जो चैप्टर है वहाँ द टॉक्सिकोलॉजी ऑफ लॉक्सो स्केलिएटा, यहाँ आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। और आप ना नेट पे ना जो स्पाइडर होता है ब्राउन, इसको भी आप उसका तस्वीर भी देख सकते हैं, उसका विनोम क्या करता है, कैसे डिस्ट्रक्शन करता है, लीवर को कैसे इन्फ्लेम करता है, डिटेल में आगे आपको बताऊंगा। तो 5 मेडिसिन हमारे पास ये हो गई, तो 9 हमारे पास फ्रंट लाइन हो गई, 2 हमारे पास लिस्ट आ गए हैं दवाइयों के। अब तीसरा जो लिस्ट है वो है इंटरकरंट का। आप इंटरकरंट में हमने नोसोड्स में आपके लिए कुछ रखा है, ठीक है जी, और कुछ हमने आपके लिए एंटीमाइजमेटिक रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एकोनाइट ना, मैग्नीशियम मेवर से शुरू करते हैं, या एकोनाइट से शुरू कर लें। एकोनाइट क्या है? पॉलीक्रिस्टेमिड है, जैसे आपको पता है। एब्डोमिनल सिम्टम्स इसके हम देखते हैं, तो आफ्टर जितनी भी एब्डोमिनल सिम्टम्स आएंगी, ये इन वेसरे की ये फैमिली जो है, ये सारा स्प्लीन, पेंक्रिया, स्टोमक, लीवर एंड जीबी एंड बिलियरी ट्री। अब ये इधर ना, इधर की जो सिम्टम्स आएंगी मरीज पे, हेपेटाइटिस ए के मरीज पे जब लीवर इन्फ्लेम होता है, तो जब लीवर इन्फ्लेम होता है, जो सिम्टम आती है, अब उसको आराम किस चीज़ से मिलता है, राइट? उसको आराम मिलता है गर्म सूप से, वार्म गरम। डॉक्टर साहब मैं ना गरम ना मैं सूप यखनी पीता हूँ, तो मेरा जो पेट की तकालीफ है ना उसमें आराम आता है। तो दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक इन पिक्यूलियर साइन ऑफ द एकोनाइट। बर्निंग होती है अम्बिलिकल रीजन में, ग्रेट फेयर होता है, और ना इसके अलावा एक्यूटनेस इसका खासा है। अगर एक्यूटनेस, हर दवाई का अपना स्टेज होता है और हर दवाई का ना अपना साइट होता है। यानी जैसे आपका यूफ्रीजिया है, आप इसका साइट क्या है, आई। अब ये यूट्रस में काम नहीं करता, आप इसका इस्तेमाल आप हड्डी पट्टा जोड़ में नहीं कर सकते। अब एकोनाइट इनिशियल स्टेज में काम करता है। उसके बाद ना आप इसकी मटेरिया मेडिका पढ़ें, तो इसमें लिखा हुआ है स्टार्ट में इब्तिदाई लाइन्स में, इसमें ना बहुत ज़्यादा इब्तिदाई लाइन, मतलब जो पैराग्राफ लिखा है बोरिक में, वो बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है कि जब फंक्शनल चेंजेस होंगी तो ये काम करेगा, और जब कॉन्स्टिट्यूशन यानी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर फ़र्क आता है, तो एकोनाइट पर ना इसका लिमिट से ना, इसका रेंज से ना वो बीमारी बाहर हो जाती है। आप इसके रेंज में इसका लिमिट यहाँ ख़त्म हो जाता है, ये आगे उधर काम नहीं करती जब ऑनसेट होता है। This is what I have learned from the Boric. This is what I have confirmed in my over decade homeopathic practice. अब ना एक्यूटनेस इसका, और एक फियर, स्पेशली अगर फियर ऑफ डेथ मौजूद है,
और एक्यूटनेस है, और ये मोटिलिटी आपको मिलती है कि सूप यानी यखनी पीने से, गरम गरम यखनी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम की यानी जीआईटी यानी एब्डोमिनल सिम्टम में अफाका होता है, तो यू शुड प्रिस्क्राइब एकोनाइट। और ये आपका हेपेटाइटिस ए का मरीज़ आपको विद इन नो टाइम ना, विद इन 24 आवर आपको ठीक करके देगा, राइट। सेकेंड जो हमारे पास मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम है। आर्सेनिकम एल्बम का अगर पिक्यूलियर सिम्टम मौजूद है और इसके जो सिम्टम्स हैं ये एग्री करते हैं, तो ये हेपेटाइटिस ए के लिए नहीं बल्कि जितने भी आपके जिस्म के अंदर अगर कोई कैंसर है, किसी भी, ये वाहिद दवाई हमारे पास जितने भी कैंसर हैं आपकी बॉडी के अंदर, ये ना इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ना ये आर्गन एरिया, ये पूरी बॉडी के कैंसर को ठीक करने की सलाहियत रखती है। ये बहुत ही डीप दवाई है। लेकिन अगर इसका पिक्यूलियर सिम्टम मरीज़ के अंदर मौजूद है तो देखें इसके जो पिक्यूलियर सिम्टम है वो क्या है। आप ना यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द हेड, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द हेड। हेड से हम स्टार्ट देते हैं, इसका पिक्चर फ्रेम करते हैं अपने दिमाग में। तो सबसे पहले जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है ना रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी, एंजाइटी, जहनी बेचैनी। अब यहाँ इररिलेवेंट एक बात ज़हन में आ रही है आप इसके कंपैरिजन में, अगर फिजिकल रेस्टलेसनेस है फिजिकल बॉडी का तो रिस्टॉक्स आएगा। अब अगर जहनी बेचैनी है तो आर्सेनिकम एल्बम आएगा। आप इसके बाद इसका जो पिक्यूलियर सिम्टम है, अगर थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर मौजूद है, और जो एब्डोमिनल सिम्टम है, चूंकि ये जो डिजीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं ये एब्डोमिनल कैविटी का है, राइट हाइपोकोंडियम के वजह का, विच इज नोन एज लीवर की बीमारी है। अब यहाँ अगर इसकी एब्डोमिनल सिम्टम हम देखेंगे आर्सेनिकम एल्बम का, तो इसका जो दर्द होगा ना, जलन इसका बहुत बड़ा खासा है, जलन इसका बहुत बड़ा खासा है, जलन इसमें बदर्जे अतम पाया जाता है। इसका जो दर्द होता है काटने वाला होगा, जलनदार होगा और दर्द कोयले की आग की तरह होगा। आप अगर ये करेक्टर ऑफ पेन यानी काटने वाला और जलनदार दर्द यानी कोयले की आग की तरह अगर ये जिगर में है, और ये अगर कार्सिनोमा गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है या हिपाटोसेलुलर कार्सिनोमा है, अगर कुछ भी है, सिरोसिस है, तो आर्सेनिकम एल्बम उसको कवर करेगा। और आर्सेनिकम एल्बम आपको मायूस कभी नहीं करता है इस सिम्टम पे, राइट। ज़हनी सिम्टम हमने देखी, रिकेप कर दे, रेस्टलेसनेस, ठीक है जी। अब रेस्टलेसनेस के बाद ना हमने देखा इसका जो जनरलिटी है बर्निंग। अब हम एब्डोमेन में आ गए, जो एब्डोमेन में इसका क्या है, ये कोयले की आग की तरह काटने वाला जलनदार दर्द। अब चाहे वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में है, चाहे वो हिपाटोसेलुलर कार्सिनोमा में है, तो आपका आर्सेनिकम एल्बम आपको मायूस नहीं करता। वो कैंसर है, कुछ भी है, ये ठीक करता है, इसमें भी फेयर पाया जाता है। लेकिन यहाँ आप ना ने जो जीआईटी सिम्टम लेनी होती है, तो यहाँ अगर आपको एक सिम्टम और मिलता है तो आपका ये रिजल्ट और भी बेहतर हो जाता है। थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा तो ब्राइनिया होता है। अब ना फॉर आइसी कोल्ड वाटर होता है तो फास्फोरस होता है। अब आर्सेनिक बर्निंग में इसका मुकाबला हम करते हैं, एंथ्राक्सिनम से करते हैं, फास्फोरस से करते हैं, सल्फर से करते हैं। एम आई क्लियर? तो यहाँ आपका जो अगर इसका हम देखते हैं आर्सेनिकम एल्बम का, हम जिगर चेक करते हैं, हम पल्पेट करते हैं मरीज को, तो हमें जो लीवर होता है ये लार्ज मिलता है, यानी इसमें हिपाटोमेगेली पाई जाती है। और एज वेल एज ना जो लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम में ना, दोनों जो हाइपोकोंड्रियम है दायां पसली के नीचे और बायां पसली के नीचे, दोनों ना इधर जो ऑर्गन्स होती हैं, आप ये ऑर्गन है स्प्लीन, तो ये भी आपको इनलार्ज मिलता है, नॉन एज स्प्लीनोमेगेली। और जो लीवर होता है ये भी आपको इनलार्ज मिलता है। आप ना जो स्प्लीन है ये इनलार्ज क्यों होता है? जब आपके जिस्म के अंदर हेपेटाइटिस ए का वायरस जो होता है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है। द ब्लड स्ट्रीम में ना वो क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में वो आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। अब जब वो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन करता है तो आरबीसीज जो होते हैं या आरबीसीज टूटते हैं, तो आरबीसीज से ना बिलिरुबिन निकलना शुरू हो जाता है। तो अब जब बिलिरुबिन आरबीसीज से निकलता है तो बिलिरुबिन की मिकदार जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। दिस इज व्हाट वी कॉल जॉन्डिस। सीरम बिलिरुबिन ज़्यादा होता है, 0.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है, तो ये आपका जॉन्डिस का सेट होता है, जिस व्हाट वी कॉल यरकान। आप ना जो आरबीसीज टूटते हैं, मतलब आरबीसीज टूटते हैं, डिस्ट्रक्शन होती है, तो आरबीसीज का जो रेशो होता है वो कम होता है, जिस व्हाट वी कॉल एनीमिया, यानी खून की कमी हो जाती है। तो एनीमिया का सेट कैसे होता है, मैकेनिज्म समझ गए आप। और इसके बाद जॉन्डिस का सेट कैसे होता है उसका मैकेनिज्म भी समझ गए। नाउ स्प्लीनोमेगेली कैसे होती है? ये आपका जो वायरस होता है ये आपका बॉडी के अंदर जब पहुंचता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, एज वी लर्न, आप ये
जो आपके फेगोसाइट्स होते हैं, आपके WBC जिन सफ़ेद खलियात होते हैं आपके, जिसमें एग्रेनुलोसाइट्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स हैं, फेगोसाइट्स हैं, एंटीबॉडी बनाने वाले, इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने वाले, IgM, IgG और IgA और IgD और IgE बनाने वाले जो कुछ होते हैं, और कुछ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, कुछ रीनिन सिस्टम, कुछ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये बहुत सारा, मतलब आपका दिफाई सिस्टम मुकाबले पे आता है ना वायरस के। अब आपका दिफाई सिस्टम का एक यूनिट है, एक कोर है, जिस तरह आर्मी में कोर्स होते हैं, तो इधर एक कोर दूसरा है, राइट। वो क्या है? दिस इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में एज वी लर्न इन द लेक्चर ऑफ एनाटॉमी, इन द सब्जेक्ट ऑफ एनाटॉमी इन फर्स्ट ईयर, अब वहाँ लिम्फेटिक सिस्टम के लिम्फेटिक नोड्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक टिश्यू होता है, टॉन्सिल भी इसका हिस्सा है, स्प्लीन भी है, राइट। आप ना ये नोड्स इधर सर्वाइकल रीजन में भी होते हैं, ऑक्सिलरी रीजन में भी होते हैं, आप एक ग्वाइनर रीजन में भी होते हैं, एब्डोमेन भी होते हैं, मेसेंट्रिक भी होते हैं ना। आप ना ये क्या नोड्स का काम क्या है? नोड्स जो है ये फिल्टर करते हैं जरासीमों को। आप हेपेटाइटिस ए का वायरस इन नोड्स तक पहुंचता है, लिम्फोसाइट्स को मारने की कोशिश करते हैं, तगड़ा जरासीम होता है, नोड जो होते हैं वो फूल जाते हैं, वो शिकस्त आते हैं। आप ना सेंट्रल जेल में आपका जो हेपेटाइटिस ए का वायरस है ये पहुंचता है। अब सेंट्रल जेल क्या है? विच इज नोन एज स्प्लीन। स्प्लीन में पहुंचने के बाद स्प्लीन ना जब ये स्प्लीन में पहुंचता है, क्योंकि वो तगड़ा वायरस होता है, आप ना ये इससे मुकाबला करता है, क्योंकि ये लिम्फेटिक सिस्टम का टिश्यू है, ये इसको मारने की कोशिश करता है। अब ये ना फूल जाता है, ऐसे जख्मी हो जाता है और फूल जाता है। अब कैसे ऑनसेट होता है स्प्लीनोमेगेली का, कैसे ऑनसेट होता है एनीमिया का, कैसे ऑनसेट होता है जॉन्डिस का, और कैसे ऑनसेट होता है हिपाटोमेगेली का। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमारा काफ़ी डिटेल मौजूद है कि इंगोर्जमेंट कैसे होती है सुफरावी नालियों में, खून की नालियों में, HCC हिपाटोसिलर कार्सिनोमा कैसे होता है, लीवर सिरोसिस कैसे होता है। तो ये वहाँ आप इजीली देख सकते हैं कि लीवर इंलार्ज कैसे होता है और लीवर का दर्द ये कैसे प्रोड्यूस होता है। ये हमारा हमने उधर मैकेनिज्म पूरा बयान किया हुआ है कि हेपेटाइल्जिया कैसे होता है और हिपाटोमेगेली कैसे होती है। ठीक है जी। तो हेपाटोमेगेली, हेपेटाइल्जिया, जॉन्डिस, एनीमिया और स्प्लीनोमेगेली, ये 5 मैकेनिज्म आप समझ गए। ये 2 मैकेनिज्म हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देखने हैं, तकरीबन लेक्चर्स में हमारा मौजूद है, और ये बाकी कुछ मैकेनिज्म आज हमने पढ़ा दिए, प्रीवियस लेक्चर में ये भी हमारे मौजूद हैं। अब आपका जो आर्सेनिकम एल्बम है, क्लिनिकल में आपको बताऊं, ये हमारे पास जो मैं अपने क्लिनिक में करता हूं एज ए डाययूरेटिक का मतलब क्या होता है? पेशाब आवर। मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, मैं एपिस का इस्तेमाल करता हूँ पानी को ड्रेन आउट करने के लिए, मैं सेना का इस्तेमाल करता हूँ, मैं एपोसाइनम का इस्तेमाल, ये 4 दवाइयाँ इस्तेमाल करता हूँ एज ए डाययूरेटिक। एज ए डाययूरेटिक यू कैन यूज फॉर एसाइटिस, राइट। अब एसाइटिस होगा विद लीवर सिरोसिस और बर्निंग, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ये मेंटल रेस्टलेसनेस मौजूद नहीं है, ये बर्निंग मौजूद नहीं है, राइट। थर्ड फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये कोयले की आग की तरह कटने वाला दर्द मौजूद नहीं है, सिर्फ लीवर सिरोसिस है विद एसाइटिस। तो यह आप बोरी को पढ़ें कोएशिया, तो वहाँ आपने कोएशिया का इस्तेमाल करना है। ये एक्स्ट्रैक्ट दवाई जहन में आ गई, सो आपका हमारी लिस्ट में आज मौजूद नहीं है, लेकिन ये है कि ये आपको बताना ज़रूरी है कि अगर ये अलामत आपको मिलता है कि लीवर सिरोसिस विद एसाइटिस, तो यू शुड प्रिस्क्राइब कोएशिया इन द प्लेस ऑफ आर्सेनिकम एल्बम। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास दवाई है वो है बेलेडोना, जो पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, बहुत ही मशहूर दवाई है, हमारी फर्स्ट ईयर की दवाई है। फर्स्ट ईयर में हमारे पास एकोनाइट है, फर्स्ट ईयर में बेलेडोना है, ब्रायूना है, कैमोमिला है, एपिटूरम फर्स है, यूफ्रीजिया है, एपिकाक है, जिसीमियम है, नक्स है। तो उसमें जो एक दवाई हमारे पास है वो हमारी फर्स्ट ईयर की दवाई बेलेडोना है, जो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाई है, बहुत ही डीप ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, बहुत सारे काम करती है, बहुत हमारा काम आता है। और इसका जो क्रॉनिक है बेलेडोना का वो कलकीरा कार्ब होता है, जहाँ आपका लिमिट ख़त्म होता है बेलेडोना का, तो वहाँ हम कलकीरा कार्ब का इस्तेमाल करते हैं। कलकीरा कार्ब कैल्शियम है, चूँकि कैल्शियम जिस सोइल के अंदर जहाँ कैल्शियम ज़्यादा होगा वहाँ कैल्शियम के कोख से बेलेडोना का जो दरख्त होता है, जो प्लांट होता है वो प्लांट जो होता है वो जन्म लेता है। सो ये जहाँ आपका बेलेडोना जो होता है ये अपना जो इसका लिमिट ख़त्म होता है, इसका दायरा असर ख़त्म होता है, कलकीरा कार्ब काम करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक दवाई आपको दी प्लांट्स में, उसको हूबहू हम शक्ल आपको मिनरल्स में दी, ब्रायूनिया तो एलमिना, परसटीला सलीशिया, बेलेडोना तो कलकीरा कार्ब।
मिनरल कभी फना होता है? नो। मिनरल डीप होता है और लॉन्ग होता है। तो जहाँ कहीं भी आपको डीप सीटेड यानी जीन्स की यानी डीएनए की लेवल पे आपको बीमारियां मिलती हैं, तो आपने मिनरल से, नोसोड से, सार्कोड से, पोन्डरबीला से आपने सिलेक्शन करना होती है, राइट। अब ना जो बेलेडोना है, इसमें हम इसका एब्डोमेन चेक करते हैं तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन पाया जाता है। अब ये कॉमन सिम्टम है, जब हेपेटाइटिस होगा कोई भी A B C D E इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ द हेपेटाइटिस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो पेट ने तो फूलना ही फूलना है, गैसेस ने पैदा होना ही होना है। अब यहाँ हमने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है? अब यहाँ हम बोरिक को पढ़े तो वहाँ बोरिक लिखता है कि ये ट्रांसफर्स कोलोन की दवाई है। अब ना आगे हम पढ़ेंगे और दवाइयों को तो वहाँ बोरिक ना आपको एसेंडिंग कोलोन की बात भी करता है, तो ड्यूडिनम की बात भी करता है। अब ये उसका ड्यूडिनम पे बात करना, मैं जो पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसका ट्रांसफर्स कोलोन पे, एसेंडिंग कोलोन पे, ब्राइट डिजीज पे ये बात करना, इसका मतलब क्या है कि इस बंदे को एनाटॉमी आती है, इस बंदे को एनाटॉमी आती है, ये बंदा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी जानता है, राइट। तो अब ना ये याद करने से ना कि भाई ट्रांसफर्स कोलोन में ना जो इसका ट्रांसफर कोलोन होता है बेलेडोना का, ये प्रोट्रूडेड यानी बल्ज आउट, यानी ये ट्रांसफर्स कोलोन बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। अब ये याद करने से आपको समझ नहीं आना, आपने ये ट्रांसफर्स कोलोन सीखना कहा है, आपने ये एनाटॉमी के सब्जेक्ट में सीखना है। तो जो सो कॉल्ड कहते हैं कि भाई ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कहता हूँ अकॉर्डिंग टू बोरिक, हानेमैन, हेयरिंग, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप ना एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, प्री मेडिकल साइंसेस और बेसिक मेडिकल साइंसेस, और उसके बाद ना आप गायनी, ऑप्स और इंटरनल मेडिसन, और उसके बाद ना आप आए ना रिपर्टरी पे, मटीरिया मेडिका पे और ऑर्गेनन पे, और फार्मेसी भी आपको पता हो कि स्केल्स क्या होते हैं, सेंटीसीमल स्केल क्या होता है, डेसिमल स्केल क्या होता है, हमारे पास ट्रिचुरेशन क्या होता है, मेस्यूरेशन क्या होता है, पर्कुलेशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब टेंचर बनाने के फार्मूले आपको मॉडर्न और आपको पुराने फार्मूले आपको आने चाहिए, आपको सोर्सेस ऑफ मेडिसिन का पता होना चाहिए। अगर आप को ये चीज़ें नहीं आती तो अकॉर्डिंग टू हानीमैन, ऑर्गेनन ऑफ हानीमैन, एफोर्जन नंबर 3 आप देख लें कि हानीमैन खुसूसियात बयान करता है कि भाई जो होम्योपैथिक डॉक्टर होगा वो कौन होगा, जो एनाटॉमी जानता हो, जो फिजियोलॉजी जानता हो, जो पैथोलॉजी जानता हो, जो मटीरिया मेडिका और ऑर्गेनन ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करना जानता हो, वो होम्योपैथिक डॉक्टर होगा, और वो होगा ट्रू होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर। अब ना 7 एफोरिज्म में वो आपसे बात करता है कि जब आपको कोई काज समझ नहीं लगता तो आप अलामात पे जाएं। 153 में आपसे बात करता है कि सिम्टम आपने कौन सी यूज़ करनी है। 1000 से 1200 सिम्टम्स होती हैं एक दवाई के अंदर। अब 1000 से 1200 सिम्टम्स होती हैं, उसमें काम के सिम्टम क्या है, कौन से सिम्टम पे आपने जानना है, पिक्यूलियर सिम्टम्स पे आपने जानना है, तो उसकी बात करता है।